अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अगर आप कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन या कोई खास पार्ट देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड की मदद से अपने रिक्वायर्ड क्वेश्चन पर डायरेक्टली जा सकते हैं। इस एक्सरसाइज में हमें मैट्रिसेस की टाइप्स के बारे में सिखाया जा रहा है कि मैट्रिक्स कितने किस्म के होते हैं, उनकी कितनी टाइप्स होती हैं, क्योंकि आगे जो एक्सरसाइज आएंगी वहां पर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हमें मैट्रिक्स की टाइप्स का समझना जरूरी है। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम मैट्रिक्स की टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। अच्छा जी, अब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे, यानी कि मैट्रिक्स की कितनी किस्में होती हैं, ठीक है। और देखिए हम यहाँ पर 12 टाइप्स के मैट्रिक्स देखेंगे। अब ये इतनी सारी डेफिनेशन जब एक साथ आएंगी तो हो सकता है आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, लेकिन आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जब हम एक्सरसाइज पे जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर यही वाली डेफिनेशन हर क्वेश्चन के साथ मैं बार बार उसको रिपीट करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, तो आपके लिए ये टाइप्स को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे एक साथ सबको एक्सप्लेन इसलिए करना पड़ रहा है कि आपके बुक में जो क्वेश्चन में इनकी टाइप्स दी गई हैं वो उनमें कोई ऑर्डर नहीं है, वो रैंडमली हमसे मतलब पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ टाइप्स के बारे में पूछा गया है, कुछ टाइप्स के बारे में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में पूछा गया है, लेकिन उनमें वो रैंडमली कुछ भी है, कोई तरतीब नहीं है, इसलिए मुझे सारी टाइप्स को एक साथ एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। हम सारी टाइप्स जब देख लेंगे उसके बाद जब क्वेश्चंस पे जाएंगे तो क्वेश्चंस में भी हम इन टाइप्स को हर क्वेश्चन के साथ बार बार इसको रिपीट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो अब हम इसकी टाइप्स को समझते हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के मैट्रिक्स की कितनी किस्में होती हैं। देखिए नंबर 1 है रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो, कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो सिर्फ एक ही हो, ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स बोलते हैं। अब देख लीजिए मैंने एग्जांपल दी हुई है, ये मैट्रिक्स ए है, इसमें अगर आप एंट्री देखें तो एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में एंट्री आ रही है, यानी कि इसमें एक ही रो है। इसी तरह ये मैट्रिक्स बी है, इसमें भी देखें हॉरिजॉन्टल लाइन में ही एंट्रीज आ रही हैं, एक ही इसमें रो है। तो ये दोनों जो मैट्रिसेस हैं दोनों में एक एक रो है, तो इस तरह के मैट्रिक्स को फिर रो मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 2 है कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स को कहते हैं अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम, कि अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम हो, ठीक है, जैसे देखें ये मैट्रिक्स ए है, इसमें एक ही वर्टिकल लाइन है, जो एंट्रीज है एक ही वर्टिकल लाइन में है, यानी कि एक ही कॉलम है, तो इस तरह का मैट्रिक्स फिर क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। इस तरह ये मैट्रिक्स बी है, इसमें देखें एक ही कॉलम है, तो ये मैट्रिक्स बी भी कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक हो गया। रो मैट्रिक्स में जो एंट्रीज होती हैं वो एक ही रो में होती है, ठीक है, उसमें एक ही रो होगी या एक ही कतार होगी एंट्रीज की, और कॉलम मैट्रिक्स में जो एंट्रीज होंगी वो एक ही कॉलम में होगी, एक से ज्यादा कॉलम नहीं होंगे कॉलम मैट्रिक्स में। उसके बाद नंबर 3 है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है? मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ, के अगर एक मैट्रिक्स एम है तो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उस वक्त कहेंगे the number of rows of m are not equal to the number of column of m, कि वो जो m मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम अगर बराबर नहीं है तो ऐसा मैट्रिक्स फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक हो गया। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर ना हो, ऐसे मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये नीचे देखें मैंने एग्जांपल दी हुई है, ये मैट्रिक्स ए है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? देखें इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है या हॉरिजॉन्टल लाइन में जो एंट्रीज हैं ये 1, इसके बाद ये 2 और ये 3, ठीक है, 3 इसमें रोज हैं, और कॉलम कितने हैं? देखें ये 1 कॉलम है और ये 2 कॉलम है, तो इसमें 3 रोज और 2 कॉलम है, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है, तो ये जो मैट्रिक्स ए है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह ये मैट्रिक्स बी को अगर आप देखें तो इसमें एक ही रो है, ठीक है, और कॉलम अगर देखा जाए तो ये 3 इसमें कॉलम बन जाते हैं, तो इसमें फिर नंबर ऑफ रोज 1 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो इसमें भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह ये मैट्रिक्स सी है, इसमें एक ही कॉलम है और 3 रोज है, ठीक है,
तो इस मैट्रिक्स में 1 कॉलम और 3 रोज है, यानी कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल नहीं है, तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 4 है स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स के एक मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स उस वक्त कहते हैं इफ इट्स नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम, कि अगर उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे तो ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के ऑपोजिट हो गया। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट होते थे, ठीक है, बराबर नहीं होते थे, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए, ये मैंने नीचे एग्जांपल दी हुई है, ये मैट्रिक्स ए है, इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है। इसी तरह ये मैट्रिक्स बी है, इसमें 3 रोज है और 3 ही कॉलम है, यानी कि नंबर ऑफ रोज भी 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो गई, इक्वल हो गई, ठीक है। और उसके बाद ये मैट्रिक्स सी है, इसमें नंबर ऑफ रो 1 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 1 है, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो जाती है। उसके बाद नंबर 5 है नल और जीरो मैट्रिक्स, के अ मैट्रिक्स M इज कॉल्ड अ नल और जीरो मैट्रिक्स, के एक मैट्रिक्स M उस वक्त जीरो या नल मैट्रिक्स कहलाएगा इफ ईच ऑफ इट्स एंट्री इज जीरो, कि अगर उस मैट्रिक्स में सारी एंट्री जीरो के बराबर हो, चाहे एक एंट्री हो चाहे एक एंट्री से ज्यादा हो। जैसे कि ये अब मैट्रिक्स ए में मैंने एग्जांपल दी हुई है मैट्रिक्स ए की, इसमें 4 एंट्रीज है और चारों की चारों जो है वो जीरो है। इसी तरह ये मैट्रिक्स बी है, इसकी भी देखें सारी एंट्री जीरो के इक्वल हैं, और ये मैट्रिक्स सी है, इसमें एक ही एंट्री है लेकिन ये भी जीरो के इक्वल है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्री जीरो के इक्वल हो तो उस मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद नंबर 6 है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, के एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है। मैं आपको पहले उर्दू में समझाता हूं, फिर मैं ये डेफिनेशन पढ़ता हूं। देखिए, अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है और हम उस मैट्रिक्स की रोज को चेंज कर लें कॉलम्स में, या दूसरा केस ये हो सकता है कि हम उस मैट्रिक्स की कॉलम्स को चेंज कर लें रोज में, तो हमें जो रिजल्ट में मैट्रिक्स मिलेगा उस मैट्रिक्स को पहले वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक हो गया। तो देखें, अब ये मैं डेफिनेशन पढ़ता हूं कि अ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में अगर हम चेंज कर दें या उसके कॉलम को रोज में चेंज कर लें तो हमें जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो पहले वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा। इफ ए इज अ मैट्रिक्स, तो अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है देन इट्स ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय ए, और उसकी पावर टी लिख लेते हैं कि जब हम एक मैट्रिक्स ए को ट्रांसपोज कर लेंगे तो उसके जो रिजल्ट में मैट्रिक्स आएगा उसको हम इस तरह शो करेंगे, ए की पावर टी। इसका मतलब है कि ए ट्रांसपोज, ठीक है, हमने मैट्रिक्स ए को ट्रांसपोज कर लिया तो उसको फिर हम ए की पावर टी से इस तरह हम शो करेंगे। ये आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। देखिए, मैंने नीचे एग्जांपल दी हुई है, हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ये इसकी एंट्रीज है, इसमें ये इसकी रोज आ रही है हमारे पास, ठीक है, 3 रोज है। तो मैं इसकी जो रोज है इनको चेंज कर लेता हूं कॉलम में। तो ये देखिए, ये दूसरा मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज से मैं इसको शो कर रहा हूं। मैंने इस मैट्रिक्स ए की रोज को चेंज कर दिया कॉलम में। देखें, इस मैट्रिक्स ए की पहली वाली रो में कौन सी एंट्री है, 1 2 3, ये 3 एंट्रीज आ रही हैं। तो यहां पर दूसरे कॉलम में अगर आप आए तो मैंने इन एंट्रीज का कॉलम बना दिया 1 2 3, ठीक है, इस रो को मैंने चेंज कर दिया कॉलम में। उसके बाद अगर ये मैट्रिक्स ए में आप दूसरी वाली रो देखें तो इसमें एंट्रीज आ रही है 2 1 0, ठीक है। तो इन एंट्रीज को मैंने चेंज कर दिया कॉलम में। दूसरे मैट्रिक्स में अगर आप आए तो देखें, मैंने दूसरा कॉलम बना दिया, इस रो को मैंने कॉलम में चेंज कर दिया। ये सबसे पहले 2 आ गया, उसके बाद ये 1 आ गया और उसके बाद ये 0 आ गया, ठीक है। तो ये 2 1 0 को मैंने यहाँ पर 2 1 0 कॉलम कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये तीसरी रो देखें मैट्रिक्स ए की, तो इसमें -1 -4 और -2, ये 3 एंट्रीज आ रही है रो में, ठीक है। तो अब इन एंट्रीज को मैं कॉलम में चेंज करता हूं। तो देखिए, अगर आप इस दूसरे वाले मैट्रिक्स पे आए तो इसका जो तीसरा कॉलम है उसमें ये वाली एंट्रीज आ रही है, पहले -1 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर -2 आ रहा है, यानी कि इस रो को भी मैंने चेंज कर दिया कॉलम में। तो ये हमने इस मैट्रिक्स ए को ट्रांसपोज कर दिया और इसकी रोज को हमने चेंज कर दिया कॉलम में, और हमें जो रिजल्ट में ये वाला मैट्रिक्स मिला है इसको हम शो करेंगे ए टी से, यानी कि ये ए ट्रांसपोज है। इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ये वाला हमें मिला है, ठीक हो गया।
आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का जब क्वेश्चन आएंगे वहां पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नंबर 7 है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स कौन सा होता है? ये सिंपल है कि अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है तो उसमें जो एंट्रीज होती है हर एंट्री का आप साइन चेंज कर लें, ठीक है। अगर कोई एंट्री पॉजिटिव साइन के साथ है, प्लस के साथ है, तो उसको आप नेगेटिव या माइनस कर दें, ठीक है। इसी तरह अगर कोई एंट्री के साथ माइनस आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है, तो उसको आप पॉजिटिव साइन या प्लस के साइन के साथ चेंज कर लें। बस इतना आपने करना है। तो देखिए मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ता हूं। लेट ए बी अ मैट्रिक्स। हम फर्ज करते हैं कि एक मैट्रिक्स ए है हमारे पास, ठीक है। देन इट्स नेगेटिव यानी कि माइनस ए इज ऑब्टेन बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। जिस तरह के मैंने आपको बताया कि फिर हम उसका अगर नेगेटिव मैट्रिक्स लेना चाहें यानी कि उस ए का माइनस ए हम लेना चाहें तो हम उस मैट्रिक्स की हर एंट्री का साइन चेंज कर लेंगे। सिंपल है। देखिए ये मैट्रिक्स ए है, इसमें ये एंट्रीज आ रही हैं। अब इसका नेगेटिव ए ये मैंने यहां पर लिखा है, तो मैंने इस मैट्रिक्स ए में जो एंट्रीज है सबके साइन चेंज कर लिए। अब देखिए यहां पर पहली वाली एंट्री 1 है। जब भी किसी नंबर के साथ कोई साइन नहीं लिखा हुआ होता, हम जानते हैं उसके साथ पॉजिटिव साइन होता है, प्लस का साइन होता है। तो इस +1 को मैंने यहां पर -1 कर दिया। इसी तरह ये -2 को मैंने +2 कर दिया, ठीक है। मैंने माइनस का साइन खत्म कर दिया और नीचे वाली दोनों एंट्रीज पॉजिटिव में है तो इनको मैंने यहां पर आकर नेगेटिव कर दिया, ठीक है। तो मैंने हर एंट्री का साइन चेंज कर दिया। तो इस तरह ये हमारे पास इस मैट्रिक्स ए का नेगेटिव मैट्रिक्स हमारे पास आ गया, जिसको हम -a से शो करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 8 है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं? A square matrix is symmetric matrix if it's equal to its transpose। देखिए हमने स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ के आए थे कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स को कहते हैं? जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए एक तो ये कंडीशन है कि मैट्रिक्स को स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए। और दूसरा ये है कि अगर हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ले लें तो हमें सेम वही वाला मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। जैसे देखिए मैंने एग्जांपल यहां पर दी हुई है कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को मैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेता हूं, यानी कि इसकी रोज को मैं चेंज कर लेता हूं कॉलम में। तो देखें ये जो मैट्रिक्स ए है इसकी जो पहली रो है इसमें 1 और 2 दो एंट्रीज आ रही है। तो ये मैट्रिक्स इसकी जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेंगे तो मैंने इसकी रो को चेंज कर दिया कॉलम में। ऊपर 1 लिख दिया, नीचे मैंने 2 लिख दिया, यानी कि ये पहली वाली रो को मैंने कॉलम बना दिया। इसी तरह दूसरी वाली रो को भी कॉलम बनाएंगे तो ये 2 आप ऊपर ले जाएंगे और -1 नीचे आ जाएगा। तो ये मैंने दूसरा कॉलम बना दिया इस दूसरी वाली रो को, ठीक हो गया। तो अब देखिए हमारे पास जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आया है वो भी सेम ही है जो कि हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ठीक है। ए या ए ट्रांसपोज दोनों मैट्रिक्स सेम है। तो हमने जब इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिया तो उस केस में भी हमारे पास सेम ही मैट्रिक्स आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो मैट्रिक्स ए है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 9 है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं? देखें, A square matrix is said to be skew symmetric के एक स्क्वायर मैट्रिक्स को उस वक्त हम skew symmetric बोलेंगे if A transpose is equal to -A, कि अगर हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें, ठीक है, और फिर हम उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स ले लें, ठीक है, तो दोनों ट्रांसपोज मैट्रिक्स और नेगेटिव मैट्रिक्स वो इक्वल आएंगे, ठीक हो गया। तो देखेंगे मैंने यहां पर एग्जांपल दी हुई है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, ये अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखें ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका पहले मैंने ट्रांसपोज लिया, यानी कि इसकी रोज को मैंने चेंज कर दिया कॉलम में। तो मेरे पास ये मैट्रिक्स आ गया, जो ए ट्रांसपोज है ये वाला मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। और फिर मैंने इस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स लिया, यानी कि मैंने इसकी सारी एंट्रीज का साइन चेंज कर दिया -A, तो मेरे पास ये मैट्रिक्स आ गया। तो अगर आप ये A ट्रांसपोज और -A को देखें तो ये इक्वल मैट्रिक्सेस हैं, इनमें जो एंट्रीज है वो सेम है, ठीक है। तो ये मैंने नीचे लिख दिया सिंस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A, कि चूंकि इस मैट्रिक्स A के लिए जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है वो और इस मैट्रिक्स A का जो नेगेटिव मैट्रिक्स है वो ये दोनों आपस में बराबर हैं, देयरफॉर A इज अ स्क्यू मैट्रिक्स। तो इसका मतलब है कि फिर ये जो मैट्रिक्स A है इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 10 है डायगोनल मैट्रिक्स। A square matrix is called a diagonal matrix
एक स्क्वायर मैट्रिक्स को उस वक्त डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल और नॉट जीरो, कि उस मैट्रिक्स की जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनमें से कम एक एंट्री जीरो ना हो। मैं भी आपको बताता हूं कि डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं। एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो, और उसकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होंगी वो सारी की सारी जीरो होनी चाहिए। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि डायगोनल और नॉन डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती है। लेकिन जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसमें जो डायगोनल एंट्रीज होंगी उनमें से कम एक एंट्री जो है वो जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज उस मैट्रिक्स में होंगी वो सारी की सारी जीरो के इक्वल होनी चाहिए, तो ऐसा मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। अच्छा, अब डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती है। देखिए ये मैट्रिक्स ए है, इसमें अगर ये मैं लाइन ड्रॉ करता हूं इस डायरेक्शन में जो भी एंट्री होती है वो डायगोनल एंट्री कहलाती है। इसी तरह ये मैट्रिक्स बी है, तो इसके अगर मैं डायगोनल की एंट्रीज को हाईलाइट करूं तो ये देखिए ये मैंने लाइन ड्रॉ की है, इस डायरेक्शन में जो भी एंट्री आएगी वो डायगोनल एंट्री कहलाएगी। इसी तरह ये मैट्रिक्स सी है, इसके में देखिए मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। इस डायरेक्शन में जो भी एंट्री होगी वो डायगोनल एंट्री कहलाएगी। और इन एंट्रीज के अलावा जो भी एंट्री होती है वो नॉन डायगोनल एंट्री कहलाएगी। ठीक हो गया। अब मेरा ख्याल आपके लिए थोड़ा समझने में आसानी होगी कि ये इस डायरेक्शन में जो भी एंट्री होती है वो डायगोनल एंट्री कहलाएगी, और उसके अलावा जो भी एंट्री होगी मैट्रिक्स में वो नॉन डायगोनल एंट्री कहलाएगी, ठीक है। तो अभी डेफिनेशन में ये कह रही है कि डायगोनल मैट्रिक्स में ये जो डायगोनल है इसमें से कम एक एंट्री जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा सारी एंट्री जीरो के बराबर होनी चाहिए। जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो जीरो के इक्वल होनी चाहिए। तो देखें अगर आप इन तीनों मैट्रिक्स में देखें तो जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो सारी जीरो है, ठीक है। और ये डायगोनल एंट्रीज में अगर आप देखें तो मैं अगर ये लाइंस को रिमूव करूं तो देखें ये पहले मैट्रिक्स में तीनों एंट्रीज नॉन जीरो हैं, दूसरे मैट्रिक्स में भी तीनों एंट्रीज नॉन जीरो हैं, और ये तीसरा जो मैट्रिक्स है इसमें दो एंट्रीज नॉन जीरो हैं। तो इसका मतलब है कि ये भी डायगोनल एंट्रीज है। अच्छा, यहाँ पर आपने एक चीज ध्यान में रखनी कि मैंने आपको डायगोनल एंट्रीज के लिए ये वाली डायरेक्शन बताई है, ठीक है। इससे आपने जो ये वाली डायरेक्शन है इसको नहीं समझ लेना है, ठीक है। जैसे कि आप इस मैट्रिक्स की मैं ये कर लेता हूं, ये वाली ये जो एंट्रीज है इनको आपने डायगोनल एंट्रीज में शामिल नहीं करना। आपको जो मैंने बताया है कि आपने इस डायरेक्शन में जो है ना, ये मैं दूसरे मैट्रिक्स में भी हाईलाइट करता हूं और तीसरे मैट्रिक्स में भी हाईलाइट करता हूं, ये वाली एंट्रीज ही डायगोनल एंट्रीज कहलाएंगी। और इन एंट्रीज के अलावा जो भी एंट्री होगी वो नॉन डायगोनल एंट्रीज कहलाएंगी। ठीक हो गया। तो आई होप कि आपको डायगोनल एंट्रीज या डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में क्लेरिफाई हो गया होगा। अच्छा जी, उसके बाद नंबर 11 है स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स इसको कहते हैं, देखें, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो। कि एक डायगोनल मैट्रिक्स उस टाइम स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है कि अगर उसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सब एक तो सेम हो और सारी नॉन जीरो हो। देखें ये मेरे पास दो एग्जांपल है, ये एक मैट्रिक्स ए है, इसकी अगर डायगोनल एंट्रीज में देखूं, देखें मैंने ये लाइन में लगाता हूं, ये इसकी डायगोनल एंट्रीज है। अब ये जितनी भी एंट्रीज है डायगोनल में, एक तो नॉन जीरो है, सब जीरो के इक्वल नहीं है, और दूसरा सब सेम है, यानी कि देखें सारी एंट्रीज 2 2 और 2 है, ठीक है, सब सेम है और सारी जो एंट्रीज है वो जीरो के इक्वल भी नहीं है। तो ऐसा मैट्रिक्स फिर स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह ये देखें ये मैट्रिक्स बी है, इसकी जो डायगोनल एंट्रीज है ये वाली है, ये मैंने जो लाइन लगाई है, देखें जो डायगोनल एंट्रीज है वो एक तो जीरो नहीं है, दूसरा जितनी भी डायगोनल एंट्रीज है वो सब आपस में सेम है, यानी कि यहां पर भी देखें 3 है, यहां पर भी 3 है। तो ये जो मैट्रिक्स बी है ये भी स्केलर मैट्रिक्स है। तो स्केलर मैट्रिक्स में फिर क्या हो जाता है कि जो भी डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो एक तो नॉन जीरो होती हैं, दूसरा सारी एंट्रीज इक्वल होती हैं, सेम होती हैं। ठीक हो गया। अब लास्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल टू 1। ठीक है, कि एक डायगोनल मैट्रिक्स उस टाइम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा जब उसकी सारी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 के इक्वल हो। ठीक है, देखें अगर मैं ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, इसकी अगर मैं ये यहाँ पर ये डायगोनल एंट्रीज को हाईलाइट करूं, ये मैंने लाइन लगाई है, ये इसकी डायगोनल एंट्रीज है, ये सारी एंट्रीज क्या है, ये सारी 1 के इक्वल है। इसी तरह ये मैट्रिक्स बी है, इसकी अगर मैं डायगोनल एंट्रीज को हाईलाइट करूं तो देखिए मैंने लाइन लगाई है, ये भी सारी 1 के इक्वल है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी जो जितनी भी डायगोनल एंट्रीज हों वो 1 के इक्वल हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक हो गया। और इट इज डिनोटेड बाय आई, और इसको शो किया जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को शो किया जाता है या डिनोट किया जाता है
आई से, आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक हो गया। तो ये हमारी डेफिनेशंस कंप्लीट हो जाती है। अब इतनी सारी डेफिनेशन एक साथ देख के हो सकता है आपको थोड़ी कंफ्यूजन हुई हो, लेकिन आपने बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर मैं यही डेफिनेशन बार बार एक्सप्लेन करूंगा, बार बार उनको एग्जांपल से आपको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा, तो आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। ये हमें नीचे कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं, तो हमने इनकी टाइप के बारे में बताना है। ठीक है, ये हमें मुख्तलिफ टाइप्स यहाँ पे बता दी गई हैं। इन टाइप्स में से ये जो मैट्रिसेस है ये कौन से टाइप से रिलेट करते हैं, कौन से टाइप के ये मैट्रिक्स हैं, ये हमने बताना है। ठीक है, तो अभी हम पीछे इंट्रोडक्शन सेक्शन में डिटेल से मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में पढ़ के आए हैं। ठीक है, अब देखें हम इस मैट्रिक्स ए से स्टार्ट करते हैं। ये जो मैट्रिक्स ए है इसमें देखें जो एंट्रीज हैं वो सारी जीरो हैं। ठीक है, तो मैंने आपको मैट्रिक्स की टाइप्स पढ़ाते टाइम बताया था कि अगर किसी मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज जीरो हो तो उस मैट्रिक्स को फिर क्या कहते हैं, उस मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, नल मैट्रिक्स या आप जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो यहां पर चूंकि क्वेश्चन में नल मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो मैं नल मैट्रिक्स लिख लूंगा। अच्छा, ये मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी लिखी हुई है ताकि हमारी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना बने। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, मैंने लिखा है मैट्रिक्स ए इज आ, ये जो मैट्रिक्स ए है ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये नल मैट्रिक्स है। तो मैं लिख लूंगा इज आ नल मैट्रिक्स। ठीक है, ये नल या जीरो मैट्रिक्स है। आप अगर साथ जीरो मैट्रिक्स भी लिख लें तब भी ठीक है। तो ये हमने जो मैट्रिक्स ए है इसका हमने इसकी टाइप बता दी है। अब मैट्रिक्स बी है, देखें इस मैट्रिक्स में जो एंट्रीज हैं वो एक ही रो में हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में इसकी एंट्रीज आ रही हैं। तो मैंने आपको मैट्रिसेस की टाइप पढ़ाते टाइम बताया था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो आ रही हो उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स बी है ये रो मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने लिखा है मैट्रिक्स बी इज अ, अब यहां पर हम लिख लेंगे कि रो मैट्रिक्स, के मैट्रिक्स बी जो है ये रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें एक ही रो में एंट्रीज आ रही हैं। ठीक हो गया। उसके बाद मैट्रिक्स सी को देखें तो इसमें जो एंट्रीज है अब एक ही कॉलम में आ रही हैं, वर्टिकल लाइन एक ही है इसमें। इसका तो मैंने आपको बताया था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें के एंट्रीज एक ही कॉलम में आ रही हो, जिसमें एक ही कॉलम आ रहा हो, तो उस मैट्रिक्स को फिर कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा है मैट्रिक्स सी इज अ, यहां पर मैं लिख लूंगा कॉलम। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स, के मैट्रिक्स सी जो है ये कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें एक ही कॉलम आ रहा है। उसके बाद मैट्रिक्स डी है, इसमें देखें एंट्रीज आ रही हैं 1 0 0 1। आपको मैंने मैट्रिक्स की टाइप पढ़ाते टाइम बताया था कि जब मैट्रिक्स की जो इस डायरेक्शन में जो एंट्रीज होती हैं, ठीक है, ये मैं अगर लाइन लगा लूं, ठीक है, ये वाली जो एंट्रीज हैं इनको क्या कहते हैं, डायगोनल एंट्रीज बोलते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि किसी मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज, सारी एंट्रीज अगर 1 के इक्वल हो तो उस मैट्रिक्स को फिर क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। देखें ये हमें बताया गया है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैं यहां पर लिखूंगा, अब यहां पर चूंकि यूनिट मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो मैं यहां पर यूनिट मैट्रिक्स लिख लेता हूं। ठीक है, ये है यूनिट मैट्रिक्स या आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, इसको मैं क्लियर कर लेता हूं। उसके बाद मैट्रिक्स ई है, इसमें देखें एक की एंट्री आ रही है जो कि जीरो है। इसका मतलब है ये भी मैट्रिक्स ए की तरह फिर कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहलाएगा क्योंकि इसकी जितनी भी एंट्रीज हैं वो जीरो के इक्वल हैं। तो मैं लिख लूंगा मैट्रिक्स ई इज अ नल मैट्रिक्स, यहां पर मैं लिख लूंगा नल मैट्रिक्स। आप जीरो मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। यह आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद लास्ट है मैट्रिक्स एफ है। ठीक है, इसमें देखें एक ही कॉलम आ रहा है तो ये भी जो मैट्रिक्स सी की तरह फिर कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा क्योंकि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कि एक ही कॉलम आ रहा हो तो उस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो हम ये जो कॉलम मैट्रिक्स है यहां पर ये लिख लेंगे, ये आ जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमने ये जितने भी यहां पर मैट्रिक्स दिए गए थे उनकी हमने यहां पर टाइप्स लिख दी। ठीक हो गया, ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। ये नीचे हमें कुछ मैट्रिसेस की टाइप्स बताई गई हैं। ठीक है,
ए से लेके एफ तक मुख्तलिफ जो टाइप्स है मैट्रिसेस की वो हमें बताई गई हैं, और नीचे हमें कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं। तो हमने इन मैट्रिसेस को देखना है कि ये कौन सी टाइप के मैट्रिसेस हैं। ये हमें जो टाइप्स बताई गई हैं, इन टाइप्स में से हमने इन मैट्रिसेस की टाइप बतानी है। ठीक हो गया। तो देखें इसका सोल्यूशन है, मैंने ये जितनी टाइप्स लिखी हुई थी ए से लेके एफ तक, ये सारी मैंने यहाँ पर लिख दी और उसी तरतीब से लिखी है। देखें ए में स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी में रेक्टेंगुलर है, इस तरह सारी मैंने उसी तरतीब से लिखी है जिस तरतीब से हमें क्वेश्चन में दी गई थी ये टाइप्स। ठीक हो गया। अब हम ये नंबर 1 मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसके लिए देखेंगे ये सारी टाइप्स हमने देखनी है कि ये जो नंबर 1 मैट्रिक्स है ये इन टाइप्स में से कौन कौन से टाइप्स में ये वाला मैट्रिक्स आता है। तो देखिए अब ये नंबर 1 है, इसमें जो मैट्रिक्स है इसके लिए सबसे पहले आप ये ए चेक करें, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि इसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम का इक्वल होना जरूरी होता है। उसके बाद इसके लिए आप ये बी चेक करें, क्या ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं है। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम 3 है, यानी कि रोज और कॉलम इक्वल नहीं है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज और कॉलम इक्वल ना हो तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर 1 है इसको हम यहां पर मेंशन कर लेंगे। जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है इसके सामने मैं मेंशन कर लूंगा नंबर 1, यानी कि जो पहले वाला मैट्रिक्स है उसकी टाइप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनती है। ठीक, उसके बाद इसी मैट्रिक्स के लिए अगर ये सी टाइप चेक करें, ये रो मैट्रिक्स है। तो देखें ये जो मैट्रिक्स है ये रो मैट्रिक्स तो नहीं है क्योंकि रो मैट्रिक्स में एक ही रो होती है। ठीक है, उस तरह ये अगर आप डी चेक करें कॉलम मैट्रिक्स, तो ये वाला मैट्रिक्स जो है कॉलम मैट्रिक्स में भी नहीं आता क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स में हमेशा सिर्फ एक ही कॉलम होता है। उसके बाद ये ई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये जो कॉलम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में नहीं है क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं इस डायरेक्शन में वो 1 के इक्वल होती हैं। तो यहां पर डायगोनल की एंट्रीज 1 के इक्वल नहीं है। ठीक है, इस तरह अब ये एफ है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसकी सारी एंट्री 0 होती हैं। तो ये जो मैट्रिक्स 1 है इसकी सारी एंट्री 0 के इक्वल नहीं है, तो ये नल मैट्रिक्स भी नहीं है। ठीक हो गया। तो ये हमने जो पार्ट 1 में मैट्रिक्स दिया गया था इसके लिए सारी टाइप्स चेक कर ली। अब पार्ट 2 के लिए ये सारी टाइप्स दोबारा चेक करें। देखें अब सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये जो वाला मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है। ठीक है, उसके बाद बी है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो ये अगर इसको आप देखें तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है और कॉलम 1 है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर ना हो तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। इसका मतलब है कि ये जो नंबर 2 है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आता है। तो यहां पर मैं लिख लूंगा नंबर 2, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के सामने मैंने लिख दिया नंबर 2, यानी कि ये जो नंबर 2 मैट्रिक्स है, ठीक है, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये हो गया। उसके बाद इसी मैट्रिक्स के लिए अगर आप चेक करें नेक्स्ट ये टाइप्स हमारे पास जो रहती हैं, ये क्या रो मैट्रिक्स है, तो रो मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि रो मैट्रिक्स में हमेशा एक ही रो होती है। ठीक है, और अगर डी चेक करें, डी में कॉलम मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स में हम जानते हैं कि एक ही कॉलम होता है। तो इस मैट्रिक्स में एक ही कॉलम है, तो इसका मतलब है कि ये जो डी है, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स, उसमें भी ये वाला मैट्रिक्स आता है। तो हम ये जो डी है, ठीक है, इसके सामने हम लिख लेंगे, तो यहां पर मैं लिख लूंगा नंबर 2। ठीक है, यानी कि ये जो नंबर 2 में मैट्रिक्स आ रहा है ये वाला, ये कॉलम मैट्रिक्स बी है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर इसी मैट्रिक्स के लिए नेक्स्ट हम टाइप चेक करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं इस डायरेक्शन में वो 1 के इक्वल होती हैं, तो यहां पर ये वाला केस नहीं है। उसके बाद एफ है नल मैट्रिक्स, तो ये वाला जो मैट्रिक्स है ये नल मैट्रिक्स भी नहीं है क्योंकि नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज 0 के इक्वल होती हैं। ठीक हो गया। तो ये हमने पार्ट 2 भी चेक कर लिया। अब ये पार्ट 3 है, इसके लिए अब ये सारी टाइप्स चेक करें। पहले देखें स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये वाला जो मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसके में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ एंट्रीज इक्वल है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये जो नंबर 3 है हम लिख लेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के सामने, यहां पर आ जाएगा नंबर 3। ठीक है, एक तो ये हो गया, इसको मैं 3 कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट इसके लिए चेक करते हैं हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो देखें ये जो मैट्रिक्स है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होती। उसके बाद अगर हम देखें ये रो मैट्रिक्स है, तो रो मैट्रिक्स भी नहीं है क्योंकि रो मैट्रिक्स में हमेशा एक ही रो होती है। फिर इसी तरह अगर हम देखें ये कॉलम मैट्रिक्स है, तो कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं है क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स में हमेशा एक ही कॉलम होता है। उसके बाद अगर आप देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये वाला मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं है क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इस तरह ये डायगोनल एंट्रीज, ये वाली एंट्रीज होती हैं, ये 1 के इक्वल होती हैं। ठीक है, और बाकी एंट्री 0 के इक्वल होती हैं, तो वो केस भी यहां पर नहीं है। उसके बाद अगर आप देखें नल मैट्रिक्स, तो नल मैट्रिक्स में सारी एंट्री 0 के इक्वल होती हैं, यहां पर एंट्री 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स है ये नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स भी नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 4 है, ये वाला मैट्रिक्स है। इसके लिए अब ये सारी जो टाइप्स है चेक करेंगे। नंबर 1 स्क्वायर मैट्रिक्स,
तो ये वाला मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं, ठीक है, नंबर ऑफ रोज भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 हैं, तो इसका मतलब है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स के सामने ये नंबर डाल देंगे, ये मैं यहां पर लिख लूंगा 4, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसी के लिए बाकी टाइप्स चेक करें। अब बी है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो ये जो मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर नहीं है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं, अगर इक्वल ना हो तो फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद इसके लिए हम चेक करें रो मैट्रिक्स, तो ये रो मैट्रिक्स भी नहीं है क्योंकि रो मैट्रिक्स में हमेशा एक रो होती है। इसी तरह ये कॉलम मैट्रिक्स अगर चेक करें तो कॉलम मैट्रिक्स भी ये नहीं है क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स में हमेशा एक ही कॉलम होता है। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये जो मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं, ये जो तिरछी लाइन में अगर हम इस तरह लाइन लगाएं, ये जो एंट्रीज हैं ये 1 के इक्वल है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए ये जो एंट्रीज होती हैं ये 1 के इक्वल होती हैं और बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो 0 होती हैं। तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन पूरी हो रही है, इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। तो हम इस ई के सामने ये नंबर 4 डाल देंगे। तो देखें ई हमारा यहां पर आ रहा है, तो यहां पर मैं डाल दूंगा नंबर 4, ठीक है, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। उसके बाद इसके लिए जो लास्ट टाइप रह जाती है नल मैट्रिक्स, तो देखिए ये नल मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि नल मैट्रिक्स में सारी एंट्रीज जीरोज होती हैं, ठीक है, तो यहां पर तो 0 नहीं है सारी एंट्रीज, ठीक हो गया। तो ये हमने पार्ट 4 भी कर लिया। अब पार्ट 5 है। अब इस मैट्रिक्स के लिए भी ये सारी टाइप्स चेक करें। सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स से स्टार्ट करें। तो देखें ये जो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज बराबर नहीं है, नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है, ठीक हो गया, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो नहीं है। फिर बी है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो ये जो मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है, नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम 2 हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर ना हो, इक्वल ना हो, तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर 5 है हम कहां पर पुट कर लेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के सामने। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यहां पर आ रहा है, तो यहां पर मैं पुट कर लूंगा नंबर 5, ठीक हो गया। उसके बाद इसी मैट्रिक्स के लिए नेक्स्ट टाइप चेक करते हैं रो मैट्रिक्स। तो देखिए ये रो मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि रो मैट्रिक्स में एक ही रो होती है। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स, तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं है क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होता है। इसी तरह फिर ये जो 2 टाइप्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स इन दोनों टाइप में भी नहीं आता, ठीक हो गया। तो ये हमने पार्ट 5 पूरा कर लिया, कंप्लीट कर लिया। उसके बाद पार्ट 6 है। अब इस मैट्रिक्स के लिए हम ये सारी टाइप्स चेक करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो देखें ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो नहीं है क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं, यहां पर इक्वल नहीं है। तो नेक्स्ट इसके लिए हम चेक करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज 1 है और नंबर ऑफ कॉलम 3 है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये जो नंबर 6 है ये हम पुट कर लेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के सामने। तो देखें यहां पर मेरे पास सामने जगह नहीं है, मैं यहां पर पुट कर लूंगा, ये आ जाएगा नंबर 6, ठीक हो गया। उसके बाद इसके लिए नेक्स्ट टाइप चेक करते हैं। देखें रो मैट्रिक्स है नेक्स्ट जो टाइप है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये रो मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसमें एक ही रो आती है, ठीक है, जिस मैट्रिक्स में एक ही रो आ रही हो तो वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। इसका मतलब है कि ये नंबर 6 हम पुट कर लेंगे रो मैट्रिक्स के सामने, बी इसको पुट करेंगे। तो ये हमारा रो मैट्रिक्स है, तो यहां पर मैं पुट कर लूंगा नंबर 6, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है और रो मैट्रिक्स भी है, ठीक है। उसके बाद इसके लिए नेक्स्ट जो टाइप चेक करते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो देखें कॉलम मैट्रिक्स ये नहीं है क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स में हमेशा एक ही कॉलम होता है। उसके बाद नेक्स्ट ये 2 टाइप्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स इन दोनों टाइप्स में भी नहीं आता, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि ये पार्ट 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद पार्ट 7 है, उसमें देखें ये वाला मैट्रिक्स हमें दिया गया है। तो इसके लिए अब ये सारी टाइप्स हम चेक करेंगे। हम स्क्वायर मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं। देखें ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है स्क्वायर मैट्रिक्स तो नहीं है। उसके बाद बी चेक करें, तो बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये वाला मैट्रिक्स जो है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 3 और कॉलम कितने हैं 1, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो मैं इस 7 को लिख लूंगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के सामने, बी के सामने। तो यहां पर मैं पुट कर लूंगा 7, ठीक है। और अब इसके लिए जो रिमेनिंग टाइप्स है वो चेक कर लेते हैं। देखें अब उसके बाद नेक्स्ट टाइप है रो मैट्रिक्स। तो ये रो मैट्रिक्स तो नहीं है क्योंकि रो मैट्रिक्स में एक ही रो होती है। उसके बाद डी है कॉलम मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसमें एक ही कॉलम आ रहा है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम आ रहा हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर 7 है हम पुट कर लेंगे कॉलम मैट्रिक्स के सामने। तो देखिए ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स है, तो यहां पर मैं पुट कर लूंगा नंबर 7, ठीक है। ये मैंने पुट कर लिया, आई होप आपको नजर आ रहा होगा, ये नंबर 7 है, ठीक है। बल्कि मैं इसको नीचे पुट कर लेता हूं ताकि आपको जरा क्लियर नजर आए। बाज़ औक़ात मोबाइल में स्क्रीन छोटी होती है तो नजर नहीं आ रहा होता, मैं यहां पर पुट कर लेता हूं, ठीक हो गया।
तो ये नंबर 7 मैंने पुट कर लिया। उसके बाद इसके लिए रिमेनिंग पार्ट चेक करते हैं। देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, ये दो टाइप्स रह गई हैं। तो ये दोनों टाइप्स में ये वाला मैट्रिक्स नहीं आता, ठीक है, क्योंकि नल मैट्रिक्स के लिए सारी एंट्रीज का 0 होना जरूरी है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनका 1 होना जरूरी है। तो ये दोनों जो प्रॉपर्टीज हैं इस मैट्रिक्स पे पूरा नहीं उतरती, तो ये जो मैट्रिक्स है इन दोनों टाइप्स में नहीं आता। ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 8 है, इस मैट्रिक्स को देखें तो इसके लिए हम ये सारी टाइप्स चेक करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स से स्टार्ट करें। देखें ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। नंबर ऑफ रोज भी 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये जो नंबर 8 है ये हम पुट कर लेंगे सबसे पहले, जो ए है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, यहां पर हम पुट कर लेंगे नंबर 8। ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मैंने यहां पर पुट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट टाइप इसके लिए चेक कर ले रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होती। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टाइप चेक करें रो मैट्रिक्स। तो ये रो मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि रो मैट्रिक्स में एक ही रो होती है। इसी तरह नेक्स्ट कॉलम मैट्रिक्स है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं है क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होता है। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं है क्योंकि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज है वो 1 के इक्वल नहीं है। ठीक है, सारी एंट्रीज जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसकी ये जो एंट्रीज होती है डायगोनल एंट्रीज इस डायरेक्शन में, ये सारी 1 के इक्वल होती है और बाकी सारी एंट्रीज 0 के इक्वल होती हैं। तो ये जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं है। और लास्ट नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, तो जाहिर है ये नल या जीरो मैट्रिक्स भी नहीं है क्योंकि नल मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज 0 के इक्वल होती हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद लास्ट हमारे पास टाइप रह जाती है ये 9। इसमें देखें पहले इसके लिए सारी टाइप्स हम चेक करेंगे। हम स्क्वायर मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो देखें ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है। नंबर ऑफ रोज इसमें 3 है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो नहीं है। उसके बाद बी है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है। नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3 है। ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम 2 है, तो इसका मतलब है कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये नंबर 9 हम लिख लेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के सामने। तो मैं यहां पर पुट कर लूंगा नंबर 9। ठीक हो गया। उसके बाद इसके लिए रिमेनिंग टाइप हम चेक करते हैं। तो देखिए रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये तीनों टाइप्स में ये वाला मैट्रिक्स नहीं आता। ठीक है, क्योंकि रो मैट्रिक्स के लिए एक रो होती है मैट्रिक्स में, कॉलम मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स में एक कॉलम होता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए जो डायगोनल एंट्रीज होती है 1 के इक्वल होती हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है ये इन तीनों टाइप की शराइत पूरी नहीं करता। ठीक है, उसके बाद लास्ट है नल मैट्रिक्स। तो ये नल मैट्रिक्स है क्योंकि नल मैट्रिक्स में सारी एंट्रीज 0 के इक्वल होती हैं। तो ये नल मैट्रिक्स या इसको जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो हम ये जो नंबर 9 है ये हम लिख लेंगे नल मैट्रिक्स के सामने। तो हमारा नल मैट्रिक्स ये है, यहां पर हम लिख लेंगे नंबर 9। ठीक है, तो ये हमने इन सारे मैट्रिसेस के लिए जो जो यहां पर टाइप लिखी हुई थी वो सारी टाइप्स हमने आइडेंटिफाई कर ली और हमने हर मैट्रिक्स को उसकी टाइप के सामने लिख दिया। तो ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये नीचे हमें कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं तो इनके लिए हमने देखना है, हमें ये 3 टाइप्स यहां पर बताई गई हैं। एक डायगोनल मैट्रिक्स है, एक स्केलर मैट्रिक्स है और एक यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हमने ये देखना है कि ये जो मैट्रिसेस हैं ये इन तीनों टाइप्स में से कौन से टाइप्स में ये वाले मैट्रिक्स आ रहे हैं। ठीक है, ये हमने करना है। अच्छा, अब इसमें ये जो मैट्रिक्स ई है ये सॉल्व नहीं है, हलशुदा नहीं है, तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। देखें ये आ जाएगा, ये पहली हमारे पास एंट्री है 5 - 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला 0 आ जाएगा और उसके बाद ये आ जाएगा 0 और ये 1 + 1 ये आ जाएगा 2। तो ये हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। अब हम इन मैट्रिसेस के लिए जो हमें टाइप्स बताई गई हैं वो हमने बतानी है। तो देखें ये जो 3 टाइप्स हमें बताई गई थी, डायगोनल, स्केलर, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये मैंने तीनों यहाँ पर टाइप्स लिख दी हैं। ठीक है, पहले हम स्केलर मैट्रिसेस चेक करते हैं कि ये जो हमारे पास मैट्रिसेस हैं इनमें से कौन कौन सा मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है। तो देखें आपको मैंने मैट्रिसेस की टाइप पढ़ाते टाइम बताया था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज बराबर हो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं? ये जो इस डायरेक्शन में एंट्रीज होती हैं। ठीक है, ये इस तरह के, ये इस मैट्रिक्स के लिए ये वाली एंट्रीज हो गई, इस मैट्रिक्स के लिए ये वाली एंट्रीज हो गई, इस मैट्रिक्स के लिए ये वाली एंट्रीज हो गई, ये सारी डायगोनल एंट्रीज हैं। तो ये एंट्रीज जो है अगर बराबर हो, ठीक है, तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, लेकिन आपने ये चीज देखना है कि अगर
ये एंट्रीज बराबर तो हो लेकिन 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, 0 और 1 नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा अगर कोई नंबर है और ये बराबर है तो फिर ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो अब देखें ये जो मैट्रिक्स ए है इसकी डायगोनल एंट्रीज 4 और 4 है, इक्वल है, ठीक है, और बाकी जो एंट्रीज है वो 0 है, जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो 0 है और डायगोनल एंट्रीज इसकी 4 इक्वल है। इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स है ये स्केलर मैट्रिक्स होगा। तो मैं स्केलर मैट्रिक्स के सामने लिख लेता हूं, जो मैट्रिक्स ए है इसको लिख लेता हूं, ठीक हो गया। उसके बाद बी जो है देखें इसकी डायगोनल एंट्रीज बराबर नहीं है तो ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। उसके बाद मैट्रिक्स सी है, देखें इसकी डायगोनल एंट्रीज बराबर तो है लेकिन 1 के इक्वल है, ठीक है, तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। फिर उसके बाद ये डी है, इसकी डायगोनल एंट्रीज देखें ये भी इक्वल नहीं है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 0 है। इसके बाद ये मैट्रिक्स ई है, इसकी डायगोनल एंट्रीज देखें तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यानी कि बराबर है, ठीक है, 0 के इक्वल भी नहीं है, 1 के इक्वल भी नहीं है, लेकिन बराबर है, तो ये फिर स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कॉमा डाल के साथ मैट्रिक्स ई भी लिख लेता हूँ, यानी कि ये जो मैट्रिक्स ए और ई है ये स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक हो गया। उसके बाद हम इन मैट्रिसेस को देखते हैं कि इनमें से यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन कौन सा है, ठीक है। तो यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए मैंने आपको बताया था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 के इक्वल हो वो यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। तो देखें सिर्फ ये जो मैट्रिक्स है इसकी डायगोनल एंट्रीज देखें ये 1 के इक्वल है, यानी कि सिर्फ ये जो सी है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बाकी कोई भी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। तो मैं इस यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के सामने ये मैट्रिक्स लिख लूंगा सी, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिसेस। डायगोनल मैट्रिसेस का मैंने आपको बताया था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनमें से अगर कोई एक एंट्री भी 0 के इक्वल ना हो, ठीक है, और जो बाकी एंट्रीज होती हैं यानी कि नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो सारी 0 के इक्वल होती हैं, तो ऐसा मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। अब ये देखें जो मैट्रिक्स ए है इसकी डायगोनल एंट्रीज अगर देखें तो ये 4 है, यानी कि 0 के इक्वल नहीं है, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 के इक्वल हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स ए है ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो मैं डायगोनल मैट्रिक्स के सामने मैट्रिक्स ए को लिख लूंगा। उसके बाद बी है, बी में देखें इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -1 है, और बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो 0 हैं। तो यहाँ पर भी कंडीशन पूरी हो रही है कि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज है वो 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स बी है ये भी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, तो यहाँ पर मैं बी लिख लूंगा। उसके बाद सी को अगर देखें तो देखें ये भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा क्योंकि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 के इक्वल नहीं है, ठीक हो गया। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए अगर एक एंट्री भी 0 के इक्वल नहीं होगी डायगोनल वाली तो वो भी डायगोनल मैट्रिक्स में ही आएगा। अब इसकी दोनों एंट्रीज जो डायगोनल की हैं वो 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स सी है ये भी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, तो यहां पर मैं पुट कर लूंगा सी। उसके बाद डी को देखें तो देखें डी में जो डायगोनल एंट्री यहां पर नॉन 0 है, यानी कि ये 3 है, यहां पर 0 है, लेकिन यहां पर 0 के इक्वल नहीं है। तो जिस तरह के मैंने आपको बताया कि अगर कम से कम एक एंट्री भी जो डायगोनल की एंट्री होती है अगर उनमें से एक भी 0 के इक्वल ना हो तो फिर वो जो मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। हाँ, आपने इस चीज का ध्यान देना है कि जो बाकी एंट्रीज है जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो डी है ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, तो यहां पर मैं लिख लूंगा डी, ठीक हो गया। उसके बाद ई है, ई में देखें इसका ये डायगोनल एंट्रीज आ रही हैं, ठीक है, दोनों नॉन 0 हैं और बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 हैं, तो ये मैट्रिक्स ई है ये भी डायगोनल मैट्रिक्स ही कहलाएगा, तो यहां पर मैं पुट कर लूंगा ई। तो इसका मतलब है कि ये जितने हमें मैट्रिक्स दिए गए थे ये सारे मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हैं, ठीक हो गया। तो ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई व्हेन। अब ये हमें नीचे मैट्रिक्स दिए गए हैं ए बी सी डी और ई, हमने इन मैट्रिसेस के लिए नेगेटिव मैट्रिसेस लिखने हैं, ठीक है। तो मैंने आपको मैट्रिसेस की टाइप पढ़ाते टाइम बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम नेगेटिव मैट्रिक्स लिखना चाहें तो हम उस मैट्रिक्स की जो एंट्रीज होती हैं उनका हम साइन चेंज कर लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल और इजी इसका सॉल्यूशन है। देखें अब ये मैट्रिक्स ए है, इसका मैं नेगेटिव मैट्रिक्स लिखूंगा तो मैं लिखूंगा -a इज इक्वल टू, ठीक है। और अब इसकी जो एंट्रीज हैं सबके हम साइन चेंज कर लेंगे। देखें ये पहले हमारे पास क्या है 1 है, जब भी किसी नंबर के साथ कोई साइन नहीं लिखा होता हम जानते हैं कि वहां पर प्लस का साइन होता है, तो ये +1 है या +1 है तो इसको हम -1 कर देंगे। 0 जो है ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, इसको हम एज इट इज लिख देंगे और ये -1 को हम
+1 करके लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमने ए का नेगेटिव मैट्रिक्स लिख दिया, नेगेटिव ए लिख दिया। ठीक है, उसके बाद बी का नेगेटिव मैट्रिक्स लिखेंगे तो मैं लिखूंगा -b इज इक्वल टू, अब देखें यहां पर +3 है, इसको आप -3 कर लें, ये -1 है, इसको आप +1 कर लें, ये +2 है, इसको आप -2 कर दें, ये +1 है तो इसको आप -1 कर दें। ठीक हो गया, सिंपल सा इसका सोल्यूशन है। उसके बाद मैट्रिक्स सी है तो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या आएगा, इसकी जो एंटीज है सबके साइन चेंज कर लें तो ये आ जाएगा -2 -6 -3 -2। ठीक हो गया, उसके बाद मैट्रिक्स डी है तो इसका मैं नेगेटिव मैट्रिक्स लिखता हूं, मैं लिखूंगा -d इज इक्वल टू, अब ये -3 है तो इसको आप +3 कर लें, ये +2 है तो इसको आप -2 कर लें, -4 है तो इसको आप +4 कर लें, 5 है तो इसको आप -5 कर दें। ठीक हो गया, हमने साइन चेंज कर लिए सारी एंटीज के। उसके बाद लास्ट है ई। ठीक है, तो अब इसका मैं नेगेटिव मैट्रिक्स लिखता हूं तो ये हो जाएगा, इसकी जो एंटीज हैं उनका साइन चेंज कर लें, यहाँ पर +1 है तो इसको आप -1 कर लें, ये -5 है तो इसको आप +5 कर लें, ये +2 है तो इसको आप -2 कर लें, +3 है तो इसको आप -3 कर लें। तो ये हमने ई के लिए भी नेगेटिव मैट्रिक्स लिख लिया। ठीक हो गया, तो इस तरह किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स हमने लिखना हो तो उस मैट्रिक्स की जो एंट्रीज होती हैं उनका हमने साइन चेंज कर देना होता है। ठीक हो गया, तो ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये नीचे में कुछ मैट्रिक्स दिए गए हैं तो हर मैट्रिक्स के लिए हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखना है। ठीक हो गया, तो देखें इसका सोल्यूशन होगा, मैंने आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स का बताया था कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स की रो को चेंज कर लेते हैं कॉलम में या कॉलम को चेंज कर लेते हैं रो में तो हमें जो रिजल्ट में मैट्रिक्स मिलता है वो मैट्रिक्स पहले वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक हो गया, अब देखें ये मैट्रिक्स ए है, इसके लिए मैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखूंगा तो देखें मैंने लिखा है ए ट्रांसपोज, यानी कि जो मैट्रिक्स ए है इसका मैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखने लगा हूं। तो इसमें देखें जो एंटीज है वो एक कॉलम में आ रही हैं तो इस कॉलम को मैं चेंज कर लेता हूं रो में। ठीक है, तो देखें ये पहली वाली एंट्री 0 है, हम 0 लिखेंगे, दूसरी वाली एंट्री 1 है तो मैं यहाँ पर थोड़ा डिस्टेंस देके 1 लिख लेता हूँ, और तीसरी वाली एंट्री -2 है तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ -2। तो ये हमने ये जो मैट्रिक्स ए है इसकी जो एंट्रीज थी जो कि कॉलम में आ रही थी उनको हमने चेंज कर दिया रो में, तो ये हमने जो मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिख लिया। ठीक है, तो इसको हम ए और ये उसके ऊपर छोटा सा टी डालेंगे यानी कि ए ट्रांसपोज, इस सिंबल से हम शो करेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स को। ठीक हो गया, उसके बाद बी के लिए हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखेंगे तो मैं लिखता हूं बी और इसके ऊपर ये छोटा सा टी डालूंगा यानी कि बी ट्रांसपोज। तो अब देखें यहां पर हमारे पास जो एंट्री है वो एक रो में आ रही है तो हम इस रो को चेंज कर लेंगे कॉलम में तो हमारे पास इस मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो देखें ये हो जाएगा, ये पहली एंट्री 5 है हम लिखेंगे 5, उसके बाद दूसरी एंट्री 1 है हम यहां पर लिख लेंगे 1, और तीसरी एंट्री -6 है तो हम यहां पर तीसरी एंट्री लिख लेंगे -6। तो ये हमने इस मैट्रिक्स की ये जो एंट्री रो में आ रही थी इनको हमने चेंज कर दिया कॉलम में, तो ये हमारे पास बी ट्रांसपोज के लिए मैट्रिक्स आ गया। ठीक हो गया, उसके बाद सी मैट्रिक्स है, इसको हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स इसका मालूम करेंगे तो मैं लिखूंगा सी और इसके ऊपर ये छोटा सा टी डालूंगा। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे कि ये जो सी मैट्रिक्स की रोज हैं इनको हम चेंज कर लेते हैं कॉलम में। तो देखें जो पहली वाली रो है इसमें 1 और 2 दो एंट्रीज हैं तो मैं लिखूंगा 1 और नीचे मैं लिख लूंगा 2, इसको देखें मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर लिया, इस रो को पहली वाली रो को मैंने पहला कॉलम बना दिया। उसके बाद दूसरी वाली रो है इसमें 2 -1 है तो मैं लिखूंगा 2 और -1, तो ये मैंने दूसरी वाली रो को दूसरे वाला कॉलम बना दिया। उसके बाद तीसरी वाली रो है इसमें 3 और 0 है तो मैं ऊपर लिखूंगा 3 नीचे लिख लूंगा 0, तो ये हमने तीसरी वाली रो को तीसरा वाला कॉलम बना दिया। तो ये हमने इस मैट्रिक्स सी के जितने भी रोज थी उनको हमने चेंज कर दिया कॉलम में और ये हमारे पास सी के लिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गया। ठीक हो गया, उसके बाद नेक्स्ट जो है डी है मैट्रिक्स, तो इसके लिए हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स मालूम करेंगे तो मैं लिखूंगा डी और इसके ऊपर ही छोटा सा टी डालूंगा, ये डी ट्रांसपोज। अब देखें इसकी भी जो रोज हैं उनको हम चेंज कर लेते हैं कॉलम में। ठीक हो गया, तो देखें पहली वाली रो है इसमें 2 और 3 ये एंट्रीज आ रही हैं तो मैं ऊपर लिखूंगा 2 नीचे मैं लिख लूंगा 3, तो ये हमने पहली वाली रो को इस मैट्रिक्स का
पहले वाला कॉलम बना दिया। उसके बाद ये दूसरी वाली रो में एंट्री आ रही है 0 और 5, तो हम ऊपर लिखेंगे 0 और नीचे हम लिखेंगे 5। तो ये हमने दूसरी वाली रो को इस ट्रांसपोज मैट्रिक्स का दूसरे वाला कॉलम बना दिया। तो ये हमने डी मैट्रिक्स के लिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिख दिया। उसके बाद मैट्रिक्स ई है, इसके लिए हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखेंगे। तो मैं लिखूंगा ई और इसके ऊपर ये छोटा सा टी डालूंगा, ये ई ट्रांसपोज हो गया। अब हम इसकी देखें, ये जो रो है इसको कन्वर्ट कर लेते हैं कॉलम में। तो पहली वाली रो में 2 और 3 ये दो एंट्रीज आ रही हैं, तो मैं लिखूंगा 2 और नीचे लिखूंगा 3। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी वाली रो है, इसमें -4 और 5 आ रहा है, तो -4 को मैं ऊपर लिखूंगा, 5 को मैं नीचे लिखूंगा। तो ये इसकी मैंने दूसरी वाली रो को इस मैट्रिक्स का दूसरे वाला कॉलम बना दिया। ये हमारे पास ई के लिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद लास्ट एफ है, तो अब एफ का हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स मालूम करेंगे। तो मैं लिखूंगा एफ और इसके ऊपर मैंने ये छोटा सा टी डाल दिया। अब देखें, इसकी पहली वाली रो को आप इस मैट्रिक्स का पहले वाला कॉलम बना दें। तो ये 1 और 2 दो एंट्रीज आ रही हैं, ऊपर आप लिखें 1, नीचे आ जाएगा 2। ठीक है। उसके बाद देखें, इसकी दूसरी वाली रो है, तो इसकी पहली एंट्री 3 है, ऊपर आप 3 लिख दें। दूसरी वाली एंट्री 4 है, नीचे आप 4 लिख दें। तो ये हमने इस रो को भी कन्वर्ट कर लिया, चेंज कर लिया कॉलम में। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गया एफ के लिए। ठीक हो गया। तो ये हमने ये जितने मैट्रिसेस हमें दिए गए थे सब के लिए ट्रांसपोज मैट्रिसेस यहां पर लिख दिए। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरीफाई दैट इफ के हमें ये दो मैट्रिसेस दिए गए हैं, एक मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है। हमने इन दोनों मैट्रिसेस के लिए ये दो इक्वेशन वेरीफाई करनी है। पहली इक्वेशन है ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इक्वल है मैट्रिक्स ए के, और दूसरी इक्वेशन है बी ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इक्वल है मैट्रिक्स बी के। ये दो इक्वेशन हमने वेरीफाई करनी है। ठीक है। तो देखें, हम पहले ये वाली इक्वेशन वेरीफाई करते हैं। तो मैंने ये वाली इक्वेशन लिख दी, ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इक्वल है मैट्रिक्स ए के। ठीक है। तो अब मैंने ये जो मैट्रिक्स ए है ये मैंने लिख दिया। ठीक है। अब पहले मैं ए ट्रांसपोज मालूम करता हूं। ठीक है। तो मैं लिखूंगा ए ट्रांसपोज। ठीक है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, हम जो मैट्रिक्स होता है उसके रोज को चेंज कर देते हैं कॉलम में। ठीक हो गया। तो देखें, अब इस मैट्रिक्स की पहली वाली रो है, इसमें ये दो एंट्रीज आ रही हैं 1 2, तो इसको हम कॉलम बना लेंगे। ऊपर आ जाएगा 1 और 2 हम नीचे लिख लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद इसकी ये दूसरी वाली रो है, तो इसको भी हम कॉलम बना लेते हैं। तो इसकी पहली वाली एंट्री 0 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 और नीचे आ जाएगा 1। तो ये हमने ये जो मैट्रिक्स ए है इसकी दूसरी वाली रो को इस मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज का दूसरे वाला कॉलम बना दिया। तो ये हमने ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स मालूम कर लिया। अब हमने इसका दोबारा ट्रांसपोज लेना है, क्योंकि हमें इक्वेशन में ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज दिया गया है। तो इसका मैं दोबारा ट्रांसपोज लेता हूं। तो मैं लिखूंगा टेकिंग, ठीक है, टेकिंग ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज। अब इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज। ठीक है। हमने इक्वेशन की साइड का हमने ट्रांसपोज ले लिया और इज इक्वल टू, अब ये मैट्रिक्स हम लिखेंगे, ये आ जाएगा 1 2 0 1 और इसका भी हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। ठीक हो गया। तो अब देखें, हम जब इसका ट्रांसपोज लेंगे ये तो हमारे पास आ जाएगा ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इक्वल है। अब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेंगे तो इसकी रोज को आप चेंज कर लें कॉलम में। पहली वाली रो में 1 और 0 दो एंट्रीज आ रही हैं, तो ऊपर लिखेंगे 1, नीचे लिख लेंगे 0। ये हमने पहली वाली रो को इस मैट्रिक्स का पहले वाला कॉलम बना दिया। अब दूसरी वाली रो में पहली वाली एंट्री 2 है, हम लिखेंगे 2, दूसरी वाली एंट्री 1 है, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो ये हमने दूसरी वाली रो को इस मैट्रिक्स का दूसरे वाला कॉलम बना दिया, इसको चेंज कर दिया। ठीक है। तो ये हमारे पास ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज के लिए मैट्रिक्स आ गया। अब ये मैट्रिक्स देखें किसके इक्वल है। अगर आप ये मैट्रिक्स ए देखें तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, क्योंकि दोनों का जो ऑर्डर है वो भी सेम है, दोनों में रोज और कॉलम 2 by 2 है। ठीक है। और दोनों की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आया है ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज, ये इक्वल है मैट्रिक्स ए के। तो इस तरह ये हमारी फिर ये वाली जो इक्वेशन थी ये वाली वेरीफाई हो जाती है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाता है। ठीक है। तो हम लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड, हमने ये चीज प्रूव कर ली कि ए ट्रांसपोज
होल का ट्रांसपोज इक्वल है मैट्रिक्स ए के। ये हमने पहली वाली जो इक्वेशन है उसको वेरीफाई कर लिया। अब दूसरी वाली इक्वेशन को वेरीफाई करते हैं। तो मैंने पहले ये दूसरी वाली इक्वेशन लिखी, अब हम ये मैट्रिक्स बी लिखेंगे। तो मैं लिखूंगा बी इज इक्वल टू, ये है 1 2 1 0। ठीक हो गया। अब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स मालूम करते हैं। तो मैं लिखूंगा बी ट्रांसपोज, ठीक है, और इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स ले लेते हैं, यानी कि इसकी रोज को हम चेंज कर लेते हैं कॉलम में। तो पहली वाली रो में ये दो एंट्रीज आ रही है 1 1, तो इसको हम लिखेंगे 1 और नीचे में लिख लेता हूं 1। ठीक है, तो ये मैंने पहली जो रो है उसको कन्वर्ट कर लिया कॉलम में। उसके बाद दूसरी वाली रो को हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो इसकी पहली एंट्री 2 आ रही है, यहां पर लिखूंगा 2, और दूसरी एंट्री आ रही है 0, तो यहां पर मैं लिख लूंगा 0। ठीक है, तो ये मैंने दूसरी रो को इस मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम बना दिया, चेंज कर दिया, ठीक है, रो को कॉलम में। तो ये मेरे पास बी ट्रांसपोज के लिए मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, बी ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज। तो उसके लिए हम इस इक्वेशन का एक बार फिर हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो मैं लिखता हूं टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। तो ये आ जाएगा बी ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, और अब हम ये मैट्रिक्स लिख लेते हैं 1 1 2 0, और इसका भी हम ले लेते हैं ट्रांसपोज। ठीक, तो अब ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इक्वल है, अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ले लें, यानी कि इस मैट्रिक्स की रोज को आप चेंज कर लें कॉलम में। तो देखें पहली वाली रो में पहली एंट्री 1 है, हम लिखेंगे 1, दूसरी वाली एंट्री 2 है, तो यहां पर मैं लिख लूंगा 2। तो ये मैंने पहली वाली रो को इस मैट्रिक्स का पहले वाला कॉलम बना दिया। अब ये दूसरी वाली रो में पहली एंट्री 1 है, हम लिखेंगे 1, और दूसरी वाली एंट्री 0 है, तो यहां पर हम लिखेंगे 0। तो ये इस तरह हमने दूसरी वाली रो को भी हमने इस मैट्रिक्स का दूसरे वाला कॉलम बना दिया, तो हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। ठीक है, अब देखें ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आया है बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज के लिए, ये किसके इक्वल है, ये अगर आप मैट्रिक्स बी देखें तो ये इसके इक्वल आ रहा है। दोनों का ऑर्डर सेम है, यानी कि दोनों में 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, और दोनों की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मैट्रिक्स है ये इक्वल है मैट्रिक्स बी के। तो इस तरह ये हमने बी ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इक्वल वेरीफाई कर लिया मैट्रिक्स बी के, यानी कि हमारी ये इक्वेशन वेरीफाई हो जाती है। तो हम लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड, हमने ये प्रूव कर लिया कि बी ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इक्वल है मैट्रिक्स बी के। ठीक है, हमने इस इक्वेशन को भी वेरीफाई कर लिया, दोनों में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसको दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।